सो वेलकम बैक टू माय चैनल वॉरियर्स। आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत नहीं करते हुए प्लीज लाइक कर दो, वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और कमेंट तो बिल्कुल करना। कमेंट तो जरूर से जरूर करो क्योंकि कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कैसे वीडियोस चाहिए, लॉन्ग वीडियोस चाहिए या शॉर्ट वीडियोस चाहिए, मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है आप लोगों के कमेंट से। चाहे अच्छा बना है या नहीं बना, अगर गलतियां ही निकालना चाहो तो गलतियां ही निकालो मेरे वीडियोस में, पर कमेंट जरूर करना कि कैसा लग रहा है, वीडियो सही से समझा पा रही हूँ या नहीं, सही समझ में आ रहा है या नहीं। प्लीज कमेंट जरूर करो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि सेक्टर्स कौन कौन से हैं। अब कौन कौन से सेक्टर्स है? ऑब्वियसली तीन ही सेक्टर है, मतलब मेन तीन ही सेक्टर है। बाकी एक दो और आप लोगों को कहीं कहीं से बुक में सैंपल पेपर में कुछ कुछ और लेकिन इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च वाला सेक्टर्स कुछ कुछ आप लोगों को मिल जाएंगे। फोर्थ टर्शरी के बाद भी कोऑर्डिनरी सेक्टर भी मिल जाता है। सो फर्स्ट सेक्टर इज आवर प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या है? प्राइमरी सेक्टर में है कि ये जो सेक्टर है ये हमारा रिलेटेड है एग्रीकल्चर से। लाइक एग्रीकल्चर और बाकी सारा रिलेटेड एक्टिविटी जो हमारे जमीन से जुड़ा हुआ है। एग्रीकल्चर क्या होता है हमारा एग्रीकल्चर, और क्यों हम लोग इसको प्राइमरी एक्टिविटी कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला चीज जो हम लोग सीखते हैं, करना सीखे हैं, वो सीखे हैं हम लोग एग्रीकल्चर करना, लाइक फार्मिंग करना हम लोगों ने पहले सबसे पहले सीखा। फिर हम धीरे धीरे उसको प्रोड्यूस करते गए, उसके लिए हम लोगों ने इंडस्ट्रीज बनाए। सो इंडस्ट्री केम इन द सेकेंडरी। दूसरे नंबर पे आता है हमारा इंडस्ट्री। तो पहले नंबर पे क्या आता है? फार्मिंग हो गया, माइनिंग हो गया, फिशिंग हो गया। जितना सारा चीज हम अपने नेचर से अक्वायर कर सकते थे पहले हम लोगों ने उन सारी चीजों को जमा किया, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये हमारा प्राइमरी सेक्टर है। जैसे हम माइनिंग करते हैं, वो भी हमारे नेचर से हम लोगों को मिलता है। फिर हम करते हैं क्या? फिशिंग करते हैं, तो फिशिंग भी हमें नेचर से मिलता है, लाइक नेचुरल रिसोर्सेज है। तो एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू आवर नेचुरल एक्टिविटी लाइक नेचर और रिसोर्सेज, दोज आर नोन एज प्राइमरी एक्टिविटी। जितना भी एक्टिविटी हो, लेकिन प्राइमरी एक्टिविटी बिना सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटी के नहीं हो सकता। सो देयर इज अ वर्ड कि ईच एंड एवरी सेक्टर्स आर इंटर रिलेटेड टू वन अनदर। बिना किसी भी सेक्टर के अगर एक सेक्टर भी कमजोर पड़ गया तो बाकी सारे सेक्टर भी बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम लोग बात करें सेकेंडरी सेक्टर का, जिसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर भी कहते हैं, तो होता क्या है ये इंडस्ट्री सेक्टर? इंडस्ट्री सेक्टर है कि हमने जो नेचर से सारा सामान एक्सट्रैक्ट किया उसी को हम प्रोसेस करके मॉडिफाई करके खुद के काम के लिए, यूज के लिए बना रहे हैं। अब चलो धान गेहूं सब कुछ तो निकाल लिया, लेकिन उसको फिर मॉडिफाई करने के लिए हम लोगों को कहाँ भेजना पड़ेगा? आटा बनाने के लिए हम लोगों को कहाँ भेजना पड़ेगा? फ्लोर मिल में भेजना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। फिर अगर हम कोयला निकालना भी चाहते हैं तो मशीन कहाँ से आएगा? सेकेंडरी सेक्टर में। बिना सेकेंडरी सेक्टर के तो हम लोग कोयला भी नहीं निकाल सकते। तो प्राइमरी सेक्टर के लिए तो हम लोगों को सेकेंडरी सेक्टर का जरूरत है ही। बिना सेकेंडरी सेक्टर के, बिना मशीन्स के, मशीन कहाँ बनते हैं? हमारे इंडस्ट्रीज में बनते हैं। बाकी जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है जिसे हम प्रोसेस करते हैं, वो कहाँ करते हैं? तो हम अपने सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेस करते हैं। तो सेकेंडरी सेक्टर इज मच मोर इम्पोर्टेंट, बट देयर कम्स टर्शरी सेक्टर। तुम दोनों अपने आप को बहुत अच्छा और बहुत महान समझोगे। टर्शरी सेक्टर मैं भी हूँ, मैं तीसरा सेक्टर हूँ, और मेरे अलावा तुम दोनों का काम नहीं चल सकता। कैसे नहीं चल सकता? वो इस वजह से कि अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, एग्रीकल्चर का कोई भी सामान है उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए हमें टर्शरी सेक्टर की जरूरत पड़ती है। हमें ट्रक्स की जरूरत पड़ती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। दूसरा चीज क्या है? अगर हम इंडस्ट्रीज की बात करें, इंडस्ट्रीज में भी टर्शरी सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज तक नहीं पहुंचाए, ये इंडस्ट्रीज के फिनिश गुड्स मार्केट तक नहीं पहुंचाए, तो फिर काम नहीं चलेगा। टर्शरी सेक्टर सिर्फ और सिर्फ हमारा ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन भी है। जो हम बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ बातें या कम्युनिकेशन या ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं, बल्कि हमारे टीचर्स, हमारे यहाँ के डॉक्टर्स, जितने भी सारे सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स है, हम टीचर्स भी क्या करते हैं? सर्विस ही प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी के सारी चीजें हमारे लिए क्या है? टर्शरी सेक्टर है। मी एज अ टीचर, मैं टर्शरी सेक्टर से बिलोंग करती हूँ, पर मेरे पास जितने भी सारे सेटअप्स है, चाहे वो मेरा ट्राइपॉड हो या लाइट हो या पीछे का ब्लैक बोर्ड हो या मेरा मोबाइल फोन हो, हर एक चीज आया कहाँ से? मैन्युफैक्चर हुआ कहाँ पर? सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चर हुआ। उसके अलावा ये सारे मटेरियल हमें कहाँ से मिले? प्राइमरी सेक्टर से। तो बिना प्राइमरी सेक्टर, इवन मैंने जो कपड़े भी पहन रखे वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं? प्राइमरी सेक्टर से।
कॉटन, कॉटन से फिर कॉटन मिल्स में जाएगा, टेक्सटाइल मिल्स में जाएगा, फिर कपड़े बनेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग उसको यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। इस तरीके से प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर पे और सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। ये हम क्लास 8 से पढ़ते आ रहे, कुछ नया नहीं है इसमें। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे पेज नंबर 22 में। पेज नंबर 22 है हमारा कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स। कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स में सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन इन ईच सेक्टर्स। कैसे हम काउंट कर सकते हैं हर एक गुड्स एंड सर्विसेज? इतना सारा गुड्स एंड सर्विसेज है, हर एक चीज को अगर हम लोग काउंट करने जाए तो कैसा अजीब सा नहीं हो जाएगा, हौच पौच हो जाएगा। वो ऐसे है कि अगर हम एक बिस्किट का दाम निकालते हैं, अब बिस्किट के दाम में बहुत सारा दाम जुड़ा हुआ रहता है। एक पैकेट बिस्किट के दाम में बहुत सारा दाम जुड़ा हुआ रहता है। अब बोलोगे कैसे? इन लोगों को अलग से आटा खरीदना पड़ा, चीनी खरीदना पड़ा, तेल खरीदना पड़ा, मशीन कॉस्ट अलग है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट अलग है, फिर आता है हमारा लेबर्स का कॉस्ट अलग है, लेबर को पैसे अलग से देने पड़ते हैं। तो हर कुछ मिला के जो कॉस्ट निकलता है वो आता है हमारा बिस्किट का प्राइस। देखो जैसे कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स में हम लोगों को बता दिया गया है लाइक 22 या पेज नंबर 22 में हम लोगों को बता दिया गया है कि कैसे अलग अलग एक्टिविटीज जो है, जैसे प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर हो गया, वो बहुत सारे अलग अलग गुड्स निकालते हैं। अब प्राइमरी एक्टिविटी में जो गुड्स आता है उसको हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम भी करते हैं। डायरेक्ट कंज्यूम जैसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये प्राइमरी एक्टिविटीज है। सेकेंडरी एक्टिविटीज में उसी को मॉडिफाई करके वही फ्रूट्स का हम लोग जूस बनाकर हम लोगों को मिलता है जूस। और टर्शरी सेक्टर क्या है? टर्शरी सेक्टर तो हम लोग जानते ही है, जो सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर्स है। सो हर एक सेक्टर बहुत सारे लोग भी यहाँ पर काम करते हैं, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सो इस वजह से हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम किस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज को लाइक कितने सारे गुड्स एंड सर्विसेज हुए, कितने सारे लोग काम कर रहे हैं कौन कौन से सेक्टर्स में, उसको एक एज अ टोटल हम लोग निकालेंगे, जिसको जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का मैं अलग से आपको समझाऊंगी, लिखकर अच्छे से समझाऊंगी इसको जीडीपी, क्योंकि जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट, जीडीपी को तो छोड़ना ही नहीं है। जीडीपी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। कोई भी इकोनॉमी में एक या दो सेक्टर हो सकता है डोमिनेंट, जो कि एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है किसी सेक्टर में। जैसे शुरुआत जब हुई थी, अब हिस्टोरिकल चेंजेस अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत जब हुई थी हमारे सेक्टर्स की, तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोग प्राइमरी सेक्टर से शुरू किए थे। प्राइमरी सेक्टर में बहुत ज्यादा था, फिर सेकेंडरी सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग आने लगे, फिर टर्शरी सेक्टर में बहुत ज्यादा लोग जाने लगे। तो ये सारा है। एम्प्लॉयमेंट, किसी में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली दूसरे सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम होगा। हाउ डू वी काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड नो द टोटल प्रोडक्शन ऑफ ईच सेक्टर्स? कैसे हम लोगों को ईच अलग अलग सेक्टर्स का टोटल प्रोडक्शन समझ में आता है और कैसे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पर हम लोगों को एक एग्जांपल दे दिया है कि चलो मान लेते हैं कि 10,000 केजी बेचा जा रहा है 8 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो 80,000 हो गया उसका दाम। 80,000 इसका वैल्यू ऑफ कोकोनट क्या है? कोकोनट 5,000 है, 5,000 कोकोनट है और प्राइस कितना है? 10 रुपए पर कोकोनट। हो गया 50,000, 50,000 और 80,000। फिर उसके बाद अगर हम लोग वही अगर एक सिंपल गुड्स एंड सर्विसेज का दाम निकाले, कैलकुलेट करने जाए, तो हम सीधा सीधी क्या करते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का दाम रखते हैं। जैसे मैं आपको पहले बता रही थी कि क्या होता है यहाँ पर कि जब एक फार्मर अपना वीट सेल कर रहा है, अपना जो भी वीट फ्लोर मिल में सेल करता है, बेचता है, तो 8 रुपए पर केजी बेचा। वही जो फ्लोर मिल वाला है उसका आटा बनाकर क्या करता है, वो 10 रुपए पर केजी में बेचता है। और फिर जो हमारे से बिस्किट बनाने वाला फैक्ट्री है वो क्या करता है, हमसे 15 रुपए पर पैकेट के हिसाब से हम लोगों से बिस्किट का दाम लेता है। तो क्या उसमें क्या अलग से हम लोगों के मतलब एमआरपी में लिखा हुआ रहता है आटा इतना रुपए, आटा इतना रुपए, तेल इतना रुपए, या फिर क्या कहते हैं हम लोग उसको, आटा तेल भूल गई चलो अंडा ले लेते, कुकीज अगर बन रहे हैं तो कुकीज एंड जो भी है ड्राई फ्रूट्स या जो भी चीज है, क्या वो अलग अलग से सारा का सारा रुपए लिखा हुआ रहता है? नहीं लिखा हुआ रहता। चीनी, हाँ चीनी भूली थी मैं, तो चीनी लिखा हुआ रहता अलग से? नहीं लिखा हुआ रहता। वहां पर क्या लिखा हुआ? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। एक एक चीज का अगर हम लोग दाम जोड़ने बैठे बहुत ज्यादा महंगा हो, मतलब बहुत ज्यादा हौच पौच है, दिमाग में नहीं घुसेगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कैसे ऐड करें इसको। So the value of final goods and services produced in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year, जिसको हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। अब ये लिखने वाला चीज है,
तो यहाँ जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। फिर आ गया हमारा 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन, जीडीपी का फुल फॉर्म, जीडीपी का फुल फॉर्म आ सकता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है। फिर उसके अलावा जीडीपी है क्या? जीडीपी है द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। और ये क्या है? किसी एक साल में, किसी एक पर्टिकुलर साल में, जैसे 2021, अब दिसंबर होने चला, साल भर में कितना सारा प्रोडक्शन हुआ है, लाइक कितना प्रोडक्शन हुआ है प्राइमरी सेक्टर से, कितना प्रोडक्शन हुआ है सेकेंडरी सेक्टर से, एंड कितना प्रोडक्शन हुआ है हमारे टर्शरी सेक्टर से, वो टोटल प्रोडक्शन को मिला के होता है हमारा क्या? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर चैप्टर या चैप्टर 1 डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में मैंने आप लोगों को बताया था नेट शोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया उसमें भी था क्या? पूरे साल भर का क्रॉपिंग। और यहाँ पर इसमें भी जीडीपी भी है क्या? तो साल भर में जितना प्रोडक्शन हुआ है उसको हम लोग यहाँ पर जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी इज द टोटल सम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 3 सेक्टर्स। इन द 3 सेक्टर्स gives what? All the sum production in the 3 sectors gives us gross domestic production, gross domestic product of a country। तो पूरे कंट्री का और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग ऐड करते हैं, कितना कितना प्रोडक्शन हुआ प्राइमरी से, सेकेंडरी से और टर्शरी से। सो इंडिया का ये जो इतना बड़ा काम है, ये काम कौन करता है? ये इतना बड़ा काम करते हैं हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री वाले। सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा ये इतना बड़ा काम करती है। और किन किन के हेल्प से, किन किन की मदद से? और बाकी सारे बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो, और उसके अलावा हमारे हर एक स्टेट से, अब स्टेट्स वाले स्टेट गवर्नमेंट हम लोगों को बताते हैं, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बताते हैं कितना प्रोडक्शन हुआ, किस सेक्टर में कितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। तो यूनियन टेरिटरीज से हम लोगों के गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, वहां पर कितना कितना हर एक यूनियन टेरिटरी में कितना कितना प्रोडक्शन हुआ, एंड उसके साथ ही ये देखती है, उसके बाद ये जोड़ती है हर एक स्टेट्स और हर एक यूनियन टेरिटरीज का सारा लेकर उसके बाद जोड़ती है कि कितना प्रोडक्शन हुआ है किस सेक्टर में, और पूरा का पूरा जीडीपी हमारा क्या है। ये सारा वो लोग हम लोगों को फिर उसके हिसाब से फिर हमारे गवर्नमेंट क्या करती है? तो प्रोडक्शन प्लान्स बनाती है कि इसके आगे कौन से सेक्टर में हम लोगों को काम करने का ज्यादा जरूरत है, कौन सा में नहीं भी करेंगे तो चलेगा। अब आते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। तो हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स में क्या है? हिस्टोरिकल चेंजेस क्या क्या हुआ? हिस्टोरिकल चेंजेस में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला हमारा था प्राइमरी सेक्टर। हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स। तो हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर्स में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, वो डेवलप्ड होने से पहले सबसे ज्यादा उनका जो काम था वो कहाँ पर होता था? तो हमारे प्राइमरी सेक्टर में काम होता था। वो काम करते थे प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि उन लोगों को ये टेक्नोलॉजी एंड ऑल इन्फॉर्मेशन के बारे में कुछ पता नहीं था। तो ये हमारा काम होता था क्या? एग्रीकल्चर ज्यादा। तो प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग जुड़े हुए थे। कोई भी डेवलप्ड कंट्री में सबसे पहला जो सेक्टर होता है वो प्राइमरी सेक्टर का होता है। सबसे पहले शुरुआत हम प्राइमरी सेक्टर से ही करते हैं। इवन जब हमारे सिविलाइजेशन की शुरुआत भी हुई थी तो भी लोग क्या करते थे? हंटिंग करते थे और एग्रीकल्चर करते थे, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं आता था। तो ये चीजें हैं। तो क्या हुआ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होता गया, जैसे जैसे फार्मिंग मेथड्स चेंज होते गए, वैसे वैसे क्या हुआ? एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगा। अब बहुत सारा काम लोगों के पास था, दूसरा काम भी करने को। अब दूसरा काम भी कर सकते थे। देख, अगर हम लोग मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन का बात करें या उसके बाद के एजेस का हड़प्पन सिविलाइजेशन का बात करें, तो भी पहले एग्रीकल्चर शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे पॉटरी एंड आर्किटेक्ट, मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट की तरफ वो लोग आगे बढ़ने लगे। तो इस तरीके से शुरू हुआ था। खरीदने और बेचने की एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ने लगी। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन भी होने लगा। ट्रांसपोर्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, आर्मी एक्सेट्रा। तो सबसे शुरुआत में क्या था? सिर्फ कुछ लोग जो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, एग्रीकल्चर करने के साथ साथ वो लोग क्या करते थे? वो लोग हंटिंग करते थे। दूसरा, वो लोग थोड़ा और अच्छा सीखने लगे तो वो लोग क्राफ्ट करने लगे, कुछ नया नया सीखने लगे तो वो दूसरों को सिखाने लगे। तो आगे हमारे टीचर्स, हमारे गुरुदेव जो थोड़े ज्यादा जिनके पास दिमाग था वो लोग पढ़ाने लगे। यहाँ पर आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। फिर उसके अलावा क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। अब गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक गुड्स प्रोवाइड किया जा रहा है, लाइक क्रॉप्स उगाया जा रहा है,
तो मार्केट में बेचना भी है, कोई एक जगह भी चाहिए जहां पर बेचा जा सके, ट्रेड किया जा सके। ट्रेडिंग अब शुरू हुआ था, तो ट्रांसपोर्टेशन आता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटर, और धीरे धीरे जब दिमाग और ज्यादा खुलने लगा लोगों का, तो लोग क्या करने लगे, आर्मी, लाइक लोग एक दूसरे जगह को अक्वायर करने लगे, तो आर्मी आर्मी हम लोगों को जरूरत पड़ने लगा। लेकिन फिर भी ज्यादातर जो गुड्स हम लोगों का बनाया जा रहा था वो क्या था, हम लोगों का नेचुरल प्रोडक्ट्स था। और जितने सारे लोग एम्प्लॉयड थे इस सेक्टर से, वो लोग नेचुरल लाइक प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड थे। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 100 साल से भी ज्यादा लग गया। और धीरे धीरे जब मैन्युफैक्चरिंग लाइक इंट्रोड्यूस किया गया, मैन्युफैक्चरिंग को इंट्रोड्यूस किया गया, फैक्ट्रीज आए, धीरे धीरे वो स्टार्ट हुआ, मतलब एक्सपैंड करना शुरू हुआ फैक्ट्रीज। कुछ भी चीज नया आता है ना, बहुत तेजी से फैलता है। जैसे जैसे हम लोगों के मोबाइल में ट्रेंड, कोई भी एक गाना का ट्रेंड आ जाए, जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार हो, या फिर कोई भी एक गाना लाइक कोई कोई गाना तो ऐसा, बादशाह का गाना उठा लो, या कभी भी कोई दूसरा गाना, ऐ खुदा तो बोल दे मेरे यार को, और वॉट एवर इट इज, सॉरी मैं भूल गई, लिरिक्स भूल गई, बट जो भी है, ऐसे ऐसे आते रहते हैं, हमेशा ट्रेंड्स आते रहते हैं। पूजा, ढिंचैक पूजा, महारानी हमारी, उनका भी ट्रेंड आता रहता है। तो ट्रेंड अब यहाँ पर क्या आया, अब प्राइमरी सेक्टर तो पुराना हो गया था, इंडस्ट्रीज आने लगे, इंडस्ट्रीज आने लगी, तो इंडस्ट्रीज का ट्रेंड आ गया, और इंडस्ट्री को इंट्रोड्यूस किया गया, तो लाइक फैक्ट्रीज एकदम धड़ल्ले से एक्सपैंड करने लगा। और दोज पीपल हु हैड अर्लियर वर्कड ऑन फार्म्स नाउ बिगन टू वर्क इन फैक्ट्रीज। अब जैसे जो लोग फार्म में काम करते थे, अब धीरे धीरे वो लोग क्या करने लगे, वो फैक्ट्रीज में काम करने के लिए चले गए, फैक्ट्रीज में काम करने लगे। अब ज्यादा लोग जो लोग सिर्फ फार्मिंग में थे, वो अब फैक्ट्रीज में जा रहे थे, क्योंकि ज्यादा पैसा मिल रहा था। अब शहर में जाकर काम करना, लाइक बड़ा बाबू बन गया आपका बेटा, तो बाबू साहेब बन गया है, ऐसा ऐसा वाला फीलिंग था। कि अगर गांव से कोई निकल कर बाहर जा रहा है, इंडस्ट्रीज में काम करने जा रहा है, तो इट्स लाइक अरे आपका बेटा तो एकदम बाबू साहेब बन गया है, आपका बेटा तो बाहर में काम करता है, इंडस्ट्रीज में काम करता है, हम लोगों की तरह खेती बाड़ी नहीं करता। इस तरीके का एक सिचुएशन हो गया। तो लोग ज्यादा ज्यादा क्या कर रहे थे, फैक्ट्रीज में जाकर काम करना शुरू कर दिए थे। People began to use many more goods that were produced in factories at cheap rate. Exactly. अगर हम कॉटन का, अगर हम कपड़ों का एग्जाम्पल ले, शर्ट्स का एग्जाम्पल ले, तो शर्ट क्या होता है हमारा, अगर हम शर्ट का बात करें, तो शर्ट इज लाइक कॉटन शर्ट्स की अगर हम लोग बात करें, तो जो हाथ से बना हुआ होता है शर्ट, लाइक चरखे से जो बनता था, उसका दाम बहुत ज्यादा रहता था, उसमें बहुत मेहनत लगती थी, इस वजह से दाम भी बहुत ज्यादा लगता था। एंड हाथ से बना हुआ में परफेक्शन नहीं आता, थोड़ा बहुत खराबी हो ही जाता है, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ अलग हो ही जाता है। लेकिन वही जो फैक्ट्री के बने हुए गुड्स होते हैं, वो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। अगर शर्ट का ही बात करें, तो वो भी बहुत सस्ते में मिल जाता है, टी शर्ट्स एंड ऑल बहुत सस्ते में मिल जाता है। तो इस वजह से क्या हुआ, अब लोग ज्यादा पैसा, मतलब एकदम सस्ते में सारा सामान, फैक्ट्री से बना हुआ सारा सामान खरीदने लगे। एक चीज हमेशा याद रखना, अगर एक चीज में हम लोग कॉस्ट कटिंग करते हैं, तो हमारे पास पैसा बचता है, जिससे हम लोग दूसरा चीज कर सके। अगर हम कपड़े में कम पैसे खर्चा करेंगे, तो फिर हम दूसरे चीजों पर ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं, दूसरे चीजों के लिए हमारे पास पैसे होंगे। जब लोग एग्रीकल्चर कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ उनके पास इतने ही पैसे होते थे कि वो कपड़े खरीद के, कपड़े पहनकर, और बाकी थोड़ा बहुत खा पी कर जिंदा रह सके। जब बाकी के सारे एक्सपेंसेस कम होंगे, सस्ता होने लगेगा, तो क्या करेंगे, तब वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के बारे में सोचेंगे, पढ़ाने के बारे में सोचेंगे, तब वो ज्यादा अच्छा मेडिकल फैसिलिटीज के बारे में सोचेंगे। दीज आर द थिंग्स दैट कम्स विद डेवलपमेंट। ऐसे ही इंपॉर्टेंस, सेक्टर का इंपॉर्टेंस चेंज हो गया। पहले प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा काम करते थे, अब सेकेंडरी सेक्टर में लोग ज्यादा काम करने लगे, और सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा उन लोगों को काम मिलने लगा, उन लोगों को प्रॉफिट ज्यादा होने लगा। अब हम इंसान है भैया, हमें तो जहां प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा हम वहीं पर जाएंगे, चाहे कुछ कर लो, हमें जहां पर प्रॉफिट है वहीं पर हम वहीं काम ज्यादा करते हैं, काम वहीं पर करते हैं। In the past 100 years, there has been a further shift from secondary to tertiary. देखो 100 साल का गैप दे रहे हैं हम लोगों को, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट करने के लिए 100 साल लगा, फिर सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर में 100 साल बाद हम लोग फिर टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट करने लगे, धीरे धीरे टर्शरी सेक्टर में शिफ्ट करने लगे। और अब ऐसा कहते हैं कि जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, वो टर्शरी सेक्टर में ज्यादा ध्यान देते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी से भी ज्यादा। कम्युनिकेशन एंड बाकी जितना भी है, इंटरनेट कम्युनिकेशन, इस रिसर्च वाला जो काम जितना भी सारा है, वो सारा का सारा क्या करते हैं, हमारे डेवलप्ड कंट्रीज वाले करते हैं। क्यों, वो टर्शरी सेक्टर में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। टोटल प्रोडक्शन में अभी सर्विस सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। और क्या है, ज्यादा से ज्यादा जो लोग भी एम्प्लॉयड है सर्विस सेक्टर में, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग हैं हमारे एम्प्लॉयड कहाँ पर, तो सर्विस सेक्टर में।
दिस इज अ जनरल पैटर्न ऑब्जर्व्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज, और डेवलप्ड कंट्रीज में ये हम लोग जनरल पैटर्न देख सकते हैं। पहले प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टर्शियरी सेक्टर। So what is the total production of employment in the three sector over in India? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन निकलता है। तो ओवर इयर्स हम लोगों का चेंजेस होते गए हैं डेवलपमेंट पैटर्न्स में, लाइक सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स में चेंजेस हुए हैं, कभी कोई ज्यादा तो कभी कोई कम, इस तरीके से चेंजेस हुआ है। तो अब आते हैं हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स इन इंडिया में क्या है और किस तरीके से चेंजेस हुआ, इवन ग्राफ्स के साथ हम लोग बात करेंगे। तो अगर इधर के साइड में आप देख सकते हो ग्राफ्स है, यहाँ पर ग्राफ्स मैंने लगा दिया है। तो ग्राफ किस तरीके से चेंज हो रहा है हमारे लाइक साल 1973 टू 2003 में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं इस ग्राफ में। सबसे पहला है हमारा ग्राफ 1, जो कि हम लोगों को दिखाता है कि प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द टर्शियरी सेक्टर, लाइक इन 3 सेक्टर्स, तीनों सेक्टर का हम लोगों को दिखा रहा है प्रोडक्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कितना कितना प्रोडक्शन हुआ। एग्रीकल्चर में ज्यादा, इंडस्ट्रीज में बहुत ही कम और टर्शियरी में फिर ज्यादा। सो हम लोग देख सकते हैं हाउ टोटल प्रोडक्शन हैज ग्रोन ओवर द 30 इयर्स। 30 सालों में किस तरीके से हम लोगों का टोटल प्रोडक्शन कितना ज्यादा बढ़ गया, वो हमारे दूसरी तरफ हम लोगों को देखने को मिल रहा है कितना ज्यादा बढ़ गया हम लोगों का टोटल प्रोडक्शन। 1973 में एक तरफ और 2003 में प्रोडक्शन कितना ज्यादा बढ़ गया। फिर वही राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन का अगर हम लोग बात करें तो देखो किस तरीके से बढ़ता है टर्शियरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस। सबसे पहला, अगर कोई भी कंट्री जैसे व्हाई द टर्शियरी सेक्टर बिकमिंग सो इम्पोर्टेंट इन इंडिया, देयर कुड बी सेवरल रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अब कैसे हो सकता है? फर्स्ट, इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, स्पोर्ट्स एंड telegraph services, police stations, courts, administrative offices, municipality corporations, defense, transport, bank, insurance companies are required. कोई भी एक देश में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइक पुलिस स्टेशन हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल्स हो, बैंक हो, हर एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसको हम लोग बेसिक सर्विस के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं। और वही गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। पहला तो ये था कि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए। यहाँ पर क्या है, अगर सबसे पहला तो हम लोगों को कुछ कुछ सर्विसेज के बारे में बता दिया कि हॉस्पिटल, स्कूल्स और बाकी सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना कि राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, किस तरीके से टर्शियरी सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया 2003 वाले में, किस तरीके से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। सबसे पहले हम लोगों को बोल दिया क्या कि कोई भी कंट्री में हॉस्पिटल, स्कूल एंड जो भी सारे यहाँ पर बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ ऑफिस, सर्विसेज एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज बोलता है कि अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर ये इन दोनों में डेवलपमेंट होगा तो हम लोगों का ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन के अलावा ट्रेड, स्टोरेज, ये सारा में बढ़ावा आएगा। और ग्रेटर द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, मोर वुड बी द डिमांड ऑफ सर्विसेज। ऑब्वियसली जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा प्राइमरी एंड सेकेंडरी का, उतना ज्यादा हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन का जरूरत पड़ेगा, उतना ज्यादा हम लोग को स्टोरेज का जरूरत पड़ेगा, उतना ज्यादा हम लोग ट्रेड करेंगे। तो इस वजह से ये दूसरा हो गया। तीसरा चीज क्या है, अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में अगर हम लोगों का इनकम ज्यादा बढ़ता है, डेवलपमेंट होगा तो इनकम होगा। ध्यान में रखना, जब भी डेवलपमेंट ज्यादा होता है वो अपने साथ इनकम लेकर आती है। डेवलपमेंट होगा तो इनकम होगा, और अगर इनकम होगा तो क्या होगा, इनकम होगा तो ये होगा कि हम लोगों को जहां पर हम लोग फुटपाथ के कपड़े पहनकर भी खुश हो जाते थे, वहां पर हम लोगों को ब्रांडेड कपड़े चाहिए होंगे, ब्रांडेड फोन चाहिए होगा, कार्स चाहिए होंगे। जहां पर हम रेंट के घर पे रहते थे, हम बाहर जाएंगे, हम खुद का घर खरीदेंगे। जहां पर हम अपने ही आसपास अपने रिलेटिव्स के घर पे जाके खुश हो जाते थे, वहां हम टूर पे निकलेंगे, शॉपिंग करेंगे। तो और एज गर्ल्स, अगर गर्ल्स के पास पैसे आएंगे तो मेकअप का सामान खरीदेंगी, पढ़ाई करेंगे, जो भी करेंगी। तो सिर्फ मेकअप का सामान का बात नहीं कर रही, बुक्स खरीदेंगे, अगर पैसे होंगे तो हम लाइक बुक्स खरीद सकते हैं, जो भी चीजें, जो भी बुक्स हमें पसंद है वो सारी खरीद सकते हैं। एंड देयर आर सेवरल थिंग्स, लाइक पैसे हैं तो बहुत सारे अलग अलग नीड्स तैयार हो जाते हैं, पैदा हो जाती है हमारे लिए, ये करना है, वो करना है, दिस है, दैट है, बहुत सारी चीजें। तो ये सारी चीजें लाइक यहाँ पर, उसके अलावा क्या है, ये तो डिमांड्स तो बढ़ेगा ही, लेकिन डिमांड्स सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म और रेस्टोरेंट्स का ही नहीं बढ़ेगा, शॉपिंग मॉल्स का ही नहीं बढ़ेगा, बल्कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का भी बढ़ेगा। लाइक प्राइवेट हॉस्पिटल्स जहाँ पर ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट होता है वहीं पर ट्रीटमेंट करवाएंगे, मेरे पास पैसे हैं हम ट्रीटमेंट वहीं करवाएंगे। जहाँ अच्छे स्कूल्स हैं हम अपने बच्चों को वहीं पर पढ़वाएंगे। उसके अलावा प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स
हम लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग दिलवाएंगे। यू कैन सी दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन सिटीज, स्पेशली द बिग सिटीज। एग्जैक्टली हम लोग सिटीज में ये चेंज बहुत ही अच्छे से देखते हैं कि जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं वो लाइक गवर्नमेंट स्कूल में क्यों पढ़ाना, मेरे पास पैसे हैं, हम लाइक आईसीएससी में पढ़ाएंगे, सीबीएसई में नहीं आईसीएसई में पढ़ाएंगे, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो करूंगा एंड ऑल दीज थिंग्स। फोर्थ पॉइंट क्या है कि कुछ सालों में, पिछले कुछ डिकेड से क्या हो रहा है, हमारा सर्विसेज अलग अलग टाइप से चेंज हो रहा है। अब मोबाइल फैक्ट्रीज, मोबाइल को देख लो, कम्युनिकेशन में कितना ज्यादा चेंजेस है। कभी किसी जमाने में हम कीपैड फोन यूज करते थे, कीपैड फोन्स यूज किया जाता था, और अब देखो कीपैड फोन नहीं, कीपैड फोन तो भाड़ में जाए, कीपैड फोन को तो किसी ने याद भी नहीं रखा है। अब हम लोगों को स्क्रीन टच चाहिए, स्क्रीन टच में भी वो नॉजल्स नहीं होने चाहिए, ऊपर और नीचे बैजेस नहीं होने चाहिए, हम लोगों को एकदम फुल स्क्रीन चाहिए। फुल स्क्रीन में भी फिर कैमरा ज्यादा अच्छा चाहिए, रैम रोम ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा स्टोरेज होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, मतलब थोड़े बहुत से खुशी नहीं मिलती, ज्यादा ज्यादा चाहिए। आईफोन चाहिए, पता नहीं उस डब्बे में है क्या, पर फिर भी आईफोन चाहिए। अब मुझे भी चाहिए, दूसरों को क्या बोल रही हूँ, मुझे भी चाहिए, आईफोन चाहिए, सबको चाहिए होता है। सो however you must remember that not all the service sector is growing equally well. Exactly. लेकिन हम लोगों को एकदम ध्यान में रखना चाहिए कि हर एक सेक्टर इतना इक्वली, इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है। टर्शियरी सेक्टर इतना तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन प्राइमरी सेक्टर उतना ग्रो नहीं कर रहा है। सो सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग लोग हो, चाहे वो कॉल सेंटर्स में काम कर पे रख रहे हो, चाहे किसी भी और दूसरे चीजों पे। तो स्किल्ड वर्कर्स एंड एजुकेटेड वर्कर्स ज्यादा है सर्विस सेक्टर में। उसके अलावा स्किल्ड एंड एजुकेटेड तो रहने दो, जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है, जो ट्रक ड्राइवर्स है, वो मतलब अनएजुकेटेड भी है। अब शॉपकीपर्स जो पढ़े लिखे नहीं है, या ट्रांसपोर्ट पर्सन, ये लोग सारे भी हैं हमारे। दूसरे तरफ जो पढ़े लिखे नहीं है, और एक तरफ आईटी सेक्टर में काम करने वाले वो पढ़े लिखे लोग भी है, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। सो ये सारे लोग क्या है, बेयरली, बहुत जो अनपढ़ लोग हैं वो लोग बहुत ही बेयरली मैनेज कर पाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारे के सारे बिजनेसमैन बुरे हैं, वो मैनेज नहीं कर पाते अपना घर, बट नॉर्मली हमारे बुक में जो लिखा होगा मैं उसके अकॉर्डिंगली चल रही हूँ कि these people barely manage to earn a living and yet they perform these services because no alternative opportunities for work are available to them. एग्जैक्टली कोई अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं है, इस वजह से काम कर रहे हैं कि यही दुकान है, इसी को चलाना पड़ेगा, पढ़े लिखे नहीं है, हम ऑफिस में काम नहीं कर सकते, हम कहीं और काम नहीं कर सकते, अपना स्टैंडर्ड इतना भी बुरा नहीं है कि रिक्शा चलाने चले जाए, या गुपचुप बेचने लगे, या जो भी चीजें हैं फुचका बेचने लगे, ये सारा हम काम नहीं कर सकते। सो ये सारी चीजों की वजह से, हमारे सिचुएशंस की वजह से हम लोगों को वही काम करते रह जाना पड़ता है जो हम कर रहे हैं। Hence, only a part of this sector is growing in importance, and you shall read more about this in the next section. Where are most of the people employed? ये एक बड़ा सही क्वेश्चन है, कहाँ है सारे लोग, कहाँ पे एम्प्लॉयड है सारे के सारे लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ एम्प्लॉयड है। तो ग्राफ 2 में हम लोगों को दिखा रहा है कि 1973 में एग्रीकल्चर बहुत सारे लोग करते थे, इंडस्ट्रीज में थोड़ा कम था, बट टर्शरी सेक्टर का अगर हम लोग बात करें तो टर्शरी सेक्टर भी कम था, एग्रीकल्चर से कम था। बट यहाँ पर अब 2003 के बारे में, अगर मेरे बुक में 2003 है, अगर 2003 के बारे में अगर हम लोग लेते हैं तो 2003 क्या हो गया, कम हो गया। 2003 में एग्रीकल्चर कम हो गया, इंडस्ट्रीज पहले से बढ़ा, और एग्रीकल्चर तो पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ा, और सॉरी एग्रीकल्चर बोल रहे, टर्शरी सेक्टर तो पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ा, एग्रीकल्चर बहुत कम हो गया पहले से। तो ये है किस तरीके से लोग शिफ्ट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट होता है, एक जगह से दूसरे जगह लोग शिफ्ट करते हैं। Graph 2 presents percentage share of the three sectors in GDP. Now you can directly see the change importance of the sector over the 30 years. 30 साल के डिफरेंस में क्या क्या चेंज हुआ, कैसे चेंज हुआ, कितना ज्यादा चेंज हुआ। जहां पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता था वो कम हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर कम था वो ज्यादा हो गया, ज्यादा बढ़ा, और जो टर्शरी सेक्टर जो है वो भी कम था, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़ा, मतलब बहुत ज्यादा ब्लूम हो गया ये। A remarkable fact about India is that while there has been a change in the share of three sectors in GDP, a similar shift has not taken place in employment. GDP में हम लोगों का हुआ, देखो दो चीज यहाँ पर फिर आता है, दो अलग अलग चीजें हैं। जीडीपी में हम लोगों का लाइक डिफरेंस हुआ कि यहाँ पर लोग ज्यादा काम कर रहे हैं, पर एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में चेंजेस नहीं हुए। एम्प्लॉयमेंट जहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम इंसानों के लिए क्या है, हम वर्कर्स के लिए क्या है, हमारा एम्प्लॉयमेंट। भले ही
जीडीपी बदल जा रहा हो, जीडीपी में ज्यादा, जीडीपी लाइक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो टर्शरी सेक्टर में। बट क्या टर्शरी सेक्टर के लोग ज्यादा कमा रहे हैं? नहीं, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, पूरी तरीके से डिफरेंट है। अब मैं बताती हूँ कैसे। Where are most of the people employed? तो हम लोगों ने ग्राफ 2 में देखा कि शेयर्स लाइक जीडीपी में कितना कितना शेयर है किसका किसका। बट उस ग्राफ को अगर ग्राफ 3 से हम लोग कंपेयर करें, दोनों ग्राफ में आप लोगों को दे रही हूँ, ग्राफ 2 एंड ग्राफ 3, दोनों ग्राफ में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि अगर हम लोग ग्राफ 3 से कंपेयर करें तो किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं, किस तरीके से ये एकदम ही अलग हो जाएगा। जीडीपी में जहां पर बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, वही अगर हम बात करें अगर हमारे एक एम्प्लॉयमेंट की, तो वो कितना ज्यादा कितना ही कम है। ग्राफ 3 शेयर्स shows the share of employment in the three sectors in 1973 and 2000. So यहाँ पर क्या था, the primary sector continues to be the largest employer even in the year 2000. Even though year 2000 में भी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। कैसे जनरेट कर रहा है एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा? ये क्योंकि अभी भी बहुत सारे गांव में ऐसे हैं जहां पर ज्यादा लोग एग्रीकल्चर से डिपेंडेंट है, चाहे बहुत ज्यादा उनको पैसे मिले या ना मिले, फिर भी वो एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं। बहुत सारे फार्मर्स है यहाँ पर। एग्रीकल्चर छोड़कर तो लोग तब आएंगे ना जब सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। अगर सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, अभी अगर हम जॉब ढूंढने के लिए जाएं, हम लोग जॉब ढूंढने के लिए जाए, बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, हम लोगों को जॉब सीधा सीधी नहीं मिलता, जल्दी नहीं मिलता। एक सेकेंडरी सेक्टर का अगर हम लोग बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर में जॉब ढूंढने के लिए हम रिज्यूम डालते रहते हैं, इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैला हुआ है कि तब हमें लगता है कि चलो जो कर रहे हैं कम से कम उसी में हम लोग खुश रहे, वही कंप्लीट कर ले, उसके बाद हम किसी और जगह पर ढूंढेंगे, जॉब ढूंढेंगे या कुछ और काम करेंगे। तो ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है हमारे लिए, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले लोगों के लिए, कि एक चीज जो हम कर रहे हैं उसको छोड़कर दूसरे जगह पर जंप करना। बस हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं और ना ही इतने सारे अपॉर्चुनिटी है, ना ही सेकेंडरी सेक्टर में इतना अपॉर्चुनिटी है, ना ही टर्शियरी सेक्टर में इतना अपॉर्चुनिटी है कि हम कर सके। तो इस वजह से प्राइमरी सेक्टर में लोग ज्यादा एम्प्लॉयड है, ज्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में ही काम कर रहे हैं। और ही इन प्रोडक्शन चला गया इंडस्ट्रीज का 8 टाइम्स, एकदम 8 गुना बढ़ गया, पर एम्प्लॉयमेंट क्या उतना बढ़ा नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि हम मशीन यूज कर रहे हैं। मशीन अगर होंगे तो हमें ज्यादा इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो एम्प्लॉयमेंट उतना ही रहा बट प्रोडक्शन बढ़ गया। क्यों? हमारे पास नए नए मशीन आ गए, इसलिए प्रोडक्शन बढ़ गया। और वही अगर हम लोग टर्शियरी सेक्टर का बात करें तो सेम अप्लाइज टू टर्शियरी सेक्टर एज वेल। Well, production is in the service sector rose by 11 times, 11 गुना बढ़ गया प्रोडक्शन। पर सर्विस सेक्टर में जो हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट था वो सिर्फ 3 गुना ही बढ़ पाया। कहाँ 11 गुना, कहाँ 3 गुना, सिर्फ और सिर्फ 3 गुना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि वैसे स्किल्ड हमारे पास एम्प्लॉयमेंट लाइक स्किल्ड लेबर नहीं है। मैं लेबर यूज करूंगी, स्किल्ड लेबर एंड अनस्किल्ड लेबर हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर वर्ड टर्म। तो स्किल्ड लेबर्स नहीं है, अगर है भी तो उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है। स्किल्ड लेबर्स है, बहुत सारे इंजीनियर्स मिल जाएंगे आप लोगों को, लेकिन उतना एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है कि वहां पर जाकर काम कर सके। और जो बहुत ज्यादा अच्छे हैं वो लोग यहाँ पर इंडिया में रहते ही नहीं है, वो चले जाते हैं बाहर काम करने के लिए। तो इस वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट का जो स्टेटस है वो कम का कम ही रह जाता है, वो बढ़ नहीं पाता कभी भी। और what it means is that there are many more people in agriculture than is necessary. सीधा सीधी अगर हम लोग ये हम लोग ग्राफ देखें तो इसमें हम लोगों को समझ में आएगा कि एम्प्लॉयमेंट चाहे कितना भी ज्यादा हो एग्रीकल्चर से, प्राइमरी सेक्टर से, कि हम लोग को सीधा यही समझा रहा है कि जितना जरूरत है इसमें उससे कहीं ज्यादा लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में, जहां पर ये केस आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सो अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट इवन इफ यू मूव अ फ्यू पीपल, देखो अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या है कि जब एक जगह पर एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, जहां पर एक ही का जरूरत है या सिर्फ 5 ही का जरूरत है और 8 लोग काम कर रहे हैं, तो बाकी के 3 लोग क्या हो गए? वो हो गए हमारे यहाँ पर अंडर एम्प्लॉयड। उनका कोई एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिल रहा है। वो अगर दूसरे जगह भी चले जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बल्कि और ज्यादा प्रोडक्शन ही होगा। यहाँ पर क्या, फॉर इंस्टेंस टेक द केस ऑफ अ स्मॉल फार्मर लक्ष्मी गोइंग अबाउट 2 हेक्टर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। देखो ये जो हम लोगों का ये स्टोरी टाइप का होता है ना, जैसे यहाँ पर लक्ष्मी के बारे में थोड़ा सा हम लोगों को बता दिया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे केस स्टडीज में आता है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन में आते हैं। तो केस स्टडी के लिए ये वाला पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम देखना। जहां पर भी एग्जाम्पल टेक फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल, इस तरीके से जो भी हम लोग को स्टोरी देता है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर लक्ष्मी क्या करती है, लक्ष्मी 2 एकड़ का जमीन है उसके पास जो कि अनइरिगेटेड है, अनइरिगेटेड जमीन है, और वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट किस पे है, तो रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। एंड ग्रोइंग क्रॉप्स लाइक ज्वार एंड अरहर, अरहर और ज्वार यूज क्रॉप्स ग्रो करती है। उसके फैमिली मेंबर में 5 लोग हैं और 5 लोग उसी जमीन पे काम करते हैं, पूरे साल भर उसी जमीन पे काम करते हैं। यू विल सी दैट एवरीवन इज वर्किंग, नन रिमेन्स आइडल। हम लोग देखेंगे हर एक काम कर रहा है पर कोई आइडल नहीं बैठा, कोई आइडल नहीं बैठा हुआ, हर एक काम कर रहा है, 5 के 5 लोग काम कर रहे हैं। पर ये क्या है, बट इट्स नॉट एन एक्चुअल फैक्ट, बट इन एक्चुअल फैक्ट द लेबर एफर्ट इज डिवाइडेड एग्जैक्टली। लेकिन अगर एक्चुअली में देखा जाए तो लेबर एफर्ट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। 5 लोगों की जरूरत ही नहीं है 2 एकड़ जमीन में, हेक्टर जमीन में। यहाँ पर हम लोग 3 लोगों से भी काम चलाया जा सकता है। ईच वन इज डूइंग सम वर्क बट नो वन इज फुल्ली एम्प्लॉयड। एग्जैक्टली, 5 के 5 लोग कुछ कुछ काम कर रहे हैं, कोई भी पूरी तरीके से एम्प्लॉयड नहीं है। क्यों नहीं है पूरी तरीके से एम्प्लॉयड? दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसको हम लोग अंडर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। जब हम बुक खोलकर बैठे हुए रहते हैं और बुक खोलकर मम्मी को दिखाने के लिए बैठे हैं और पबजी या शॉर्ट्स एंड ऑल ये सारा कर रहे होते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं अंडर एम्प्लॉयड। मतलब हम दिखा तो रहे हैं, लोग देख रहा है मेरा बेटा कितना पढ़ रहा है, कितना पढ़ाकू है, कितना अच्छा है, लेकिन बेटा तो पबजी खेल रहा है। मेरी बेटी कितनी अच्छी है, बेटी तो बीटीएस देख रही है, बेटी तो शॉर्ट्स देख रही है, बेटी तो टिकटॉक देख रही है। अब डोंट बी ऑफेंडेड, हम लोग सब ये काम करते हैं। Each one is doing some work but no one is fully employed. This is the situation of underemployment where people are apparently working but all of them made to work less than their potential. This kind of underemployment is hidden. इस underemployment, ये underemployment क्या है, hidden underemployment है। तो ये जो underemployment है ये क्या है, hidden है, कोई देख नहीं सकता। लोग बाहर से देख रहे हैं तो उन लोगों को लग रहा है कि अरे हाँ कितना ज्यादा कमा रहा, उसके घर के तो 5 के 5 लोग कमाते हैं, सबको ही कमाऊ है। पर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि 5 के 5 लोग जितना भी एफर्ट कर रहे हैं वो बहुत कम कम एफर्ट डाल रहे हैं, वो अपना फुल पोटेंशियल नहीं दे रहे। इस वजह से सारे के सारे कमाऊ नहीं कहलाएंगे। तो क्योंकि सब बाहर से देखने से एम्प्लॉयड लग रहा है बट है नहीं एक्चुअली में, इस वजह से इसको नाम हम लोग देते हैं क्या, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि ये है नहीं, असली में ये लोग एम्प्लॉयड नहीं है, ये लोग अनएम्प्लॉयड है। तो अंडर एम्प्लॉयड हो गया। अंडर एम्प्लॉयड में लोग क्या करते हैं कि लोग कम काम करते हैं, अपना पोटेंशियल से कम काम करते हैं। ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में भी वही है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट की तरह ही हिडन है, इन कॉन्ट्रास्ट टू सम पीपल हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड इज क्लियरली विजिबल। कुछ लोग जो पढ़ते नहीं है, दिख जाता है कि हाँ वो पढ़ नहीं रहा है, मम्मी लोग बोलती है दिन भर मोबाइल में बैठा रहता है, कुछ नहीं पढ़ता है, वो दिखता है कि नहीं पढ़ता है। लेकिन कुछ लोग जो पढ़ने का दिखावा करते हैं मम्मी के डर से, पापा के डर से, अपने बुक को अपने हाथों में लेके और अंदर अंदर से फोन चलाते रहते हैं, देखते रहते हैं, कुछ कुछ कानों में ईयरपॉड्स लगा के, अगर बाल है बड़े बड़े तो ईयरपॉड्स छुप जाएगा कानों से। तो उस तरीके से हम लोग देखते रहते हैं क्या करना है क्या नहीं कर रहे बस। और उसको क्या कहते हैं, मम्मी को तो समझ में नहीं आया, पापा को तो समझ में नहीं आया, क्योंकि मम्मी पापा को तो लगा कि आप पढ़ाई कर रहे हो। तो इससे हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये सारे को हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयड या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड। डिसगाइज कर रहे हो आप कि आप पढ़ाई भी कर रहे हो लेकिन पढ़ नहीं रहे हो कुछ भी। तो ये, और वही सोच लो कि ये जो 3 लोग जो फालतू में बेकार में बैठे हुए थे, या 2 लोग ही मानते हैं, 5 लोग अगर काम कर रहे तो 2 लोग मानते हैं बेकार में बैठे हुए थे, उन लोगों को दूसरा कोई एक जमींदार है वो काम दे देता है। लाइक सुखराम है यहाँ पर एक नाम, सुखराम अगर काम देता है लक्ष्मी के फैमिली वालों को दूसरे जगह पर अपने खेत पे, तो क्या होगा, इन लोगों का कुछ प्रोडक्शन कमेगा नहीं, क्योंकि 3 लोग तो इनफ थे काम करने के लिए, 2 लोग तो एक्स्ट्रा थे। 2 लोग अगर यहाँ से निकल जाते हैं दूसरी जगह पर काम करने के लिए तो पैसा बढ़ेगा ही, प्रोडक्शन उतना ही रहेगा बट पैसा और ज्यादा आएगा, इन लोगों के पास पैसा बढ़ जाएगा। सो
यहाँ पर क्या हुआ, देर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया. दिस मीन्स दैट इवन इफ वी रिमूव अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम with proper work elsewhere, agricultural production will not suffer. Exactly. लक्ष्मी जैसे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं हमारे इंडिया में जो इन सारे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं. इसका मतलब ये है कि अगर हम उन लोगों को निकाल भी दे, अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से निकाल कर हम दूसरे जगह पर भी जॉब दे दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. वो लोग फिर भी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं. एग्रीकल्चर सेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उनका फायदा होगा. एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वालों का फायदा होगा. वो ज्यादा अच्छे से डेवलप कर पाएंगे. इस तरीके से हम लोग टर्शरी सेक्टर में भी लोगों को देखते हैं कि क्या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ठेला गाड़ी लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. लाइक आप भी अपने लोकेलिटी सोसाइटी में आप लोग बिल्कुल देखते होंगे कि किस तरीके से ठेला गाड़ी वाले जो होते हैं वो लोग किस तरीके से लाइक चाहे वो क्रॉकरी सेट, हाँ चाहे वो क्रॉकरी सेट वाले हो, चाहे वो वेंडर्स. अगर हम लोग वेंडर्स का बात करते हैं, जैसे कुछ सिंगार का सामान लेकर वो घूमते रहते हैं, उन लोगों का बात करें अगर हम लोग, तो वो लोग भी जिस दिन भर घूमते रहते हैं, जरूरी है कि आप वहीं से जाकर खरीदो. और ठीक है आपने खरीद लिया, बाकी सारे लोग भी उन्हीं से जाकर खरीदे. तो बहुत समय ऐसा होता है, जैसे अगर हम लोग रिक्शा पुलर छोड़ो, ये सारे वेंडर्स एंड ऑल वेंडर्स, ये सारे के बात अगर हम लोग छोड़ भी देते हैं, अगर हम लोग रिक्शा पुलर्स का बात करें, रिक्शा पुलर्स क्या करते हैं, रिक्शा पुलर्स दिन भर बैठे रहते हैं. अब हम लोग ऑटो में जाना पसंद करते हैं, रिक्शा में बहुत ज्यादा प्राइस लग जाता है, बहुत पैसे लग जाते हैं. तो रिक्शा पुलर्स क्या करते हैं, दिन भर एक जगह पर बैठे रहते हैं. वो लोग वेट करते रहते हैं कि उन लोग का कमाई होगा, कुछ और ज्यादा कमा पाएंगे, बट शायद वो नहीं कमा पाते. तो क्या है, टर्शरी सेक्टर में हो गया तो बहुत ज्यादा लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, हम लोग बोल रहे थे, लेकिन इनकम तो नहीं हुआ. इनकम तो कुछ ही लोगों का हुआ जो लोग पढ़ने में ज्यादा अच्छे थे, वो लोग ही कमा पाए, ज्यादा अच्छे से कमा पाए. लाइक जो टर्शरी सेक्टर में काम कर रहे थे, टर्शरी सेक्टर इन द सेंस जो कम्युनिकेशन सेक्टर में काम कर रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, जो अनपढ़ लोग हैं, जो वेंडर्स हैं, जो मोची का काम करते हैं, जो हमारे ठेला गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, या जो भी है, बाकी हमारे रिक्शा पुलर्स है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग टर्शरी सेक्टर से बिलोंग करते हैं, पर उन लोगों का उतना अच्छा इनकम नहीं हो पाता एक दिन में. तो ये है इस तरीके से. So they may spend the whole day but earn very little. They are doing this work because they do not have better opportunities. Exactly. अगर किसी के पास better opportunities होगा, अगर वो कमा कर रह ही पाएगा, अगर रिक्शा वाले के पास इतना पैसा होगा कि वो ऑटो चला सके, तो बिल्कुल वो उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा और बिल्कुल उस अपॉर्चुनिटी के जरिए वो कमाएगा. लेकिन उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज होते नहीं है. तो हमें ये अपॉर्चुनिटीज मिली है, हमें ये काम करना है, मतलब हमें पढ़ाई करना है. हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट. मोर एम्प्लॉयमेंट, हम लोग एम्प्लॉयमेंट और ज्यादा कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो ये वाला सेक्शन में आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच.